Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। अच्छा इस उम्र में तू मेरे को खराब करेगा क्या? अभी बोलता है रोमांटिक मूड में जब आते हो। रोमांटिक मूड में क्यों आऊँ मैं? पैसे के पीछे नहीं भागना। ओनली मनी नो। कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी अंदर होना चाहिए। मेरी मामी ने मेरे को छुप छुप के पैसा देते थे, 10 पैसे, एक सिक्का, चवानी, जा जाके मिठाई की दुकान में मिठाई खा के आ, क्योंकि हम लोग गरीब थे बहुत। पहले बहुत खाने के लिए तरसा, और अभी खाना इतना है कि अब खाने के लिए ना खाने के लिए तरसते हैं। आई डोंट थिंक बॉलीवुड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इस मामले में, क्योंकि बॉलीवुड पहले भी था, आज से 25 साल 50 साल पहले भी था, आज भी है। तो ये गाना सुनना और एक्टिंग देखना ये यहाँ तक ही सीमित है। उसमें बैड गुड बोथ साइड है, लेकिन है हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश को नीचे डुबाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो देश को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े बाप है, बड़े बड़े माएँ हैं, बड़ी बड़ी माएँ हैं, तो ये अपना बेटी को और या बेटा को अगर वो कुछ करना चाहे कि हमारे बेटे को हम लॉन्च करें, भाई करें। उसका मायने क्या है, आधे क्या पौना लोगों को मालूम नहीं है कि नेपोटिज्म का मायने क्या होता है। हाँ, वो बाप ने बेटे के लिए कर दिया, ये अच्छा नहीं है यार। तुम्हारा बेटे के लिए नहीं कर रहा है क्या? Well, king of melody, king of romantic songs, all these titles are not enough if you do not know the numbers, the mind-boggling numbers are not revolving in your head. Well, more than 30,000 songs in 3 decades in 30 different languages, 28 songs recorded in a day, 5 Filmfare Awards, National Film Award, Maharashtra Bhushan, Padma Shri, the list is on, and you can see right behind me on the walls all these titles and awards and trophies, and if I start counting, my lifetime is not enough. And with me, right alongside the man who holds all these titles, Mr. Kumar Sanu. Ji, thank you so much, Sir Dada, for joining us. Yeah, thank you. Last time we met, you told me about an interesting story. People are born with a platinum spoon in their mouth. Yeah. You were born with steel spoon, in your own words. Plastic. I'm born with plastic. And from spoon. that plastic spoon or steel spoon, we see all gold, bling. How do you see this journey? Of course, it's बहुत ही मज़ेदार था। हमारी भाषा में मज़ेदार तो हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्रगल करना पड़ा वो हम जानते हैं। बट लोगों को ऐसा लगता है बहुत मज़ेदार है। स्ट्रगल तो करना पड़ा, डेफिनेटली आज भी करना पड़ता है, बट इट्स नॉट वेरी इजी कि इस जगह पे आने के लिए अब बहुत इजी रास्ता नहीं था। और अभी इतने सालों से गा रहे हैं, नंबर 1 है, रेलेवेंट है। व्हाट इज द मैजिक ऑफ बिहाइंड स्टेइंग रेलेवेंट? कैसे रहते हैं रेलेवेंट? कैसे रहते हैं उस मुकाम पर, उस पायदान पर कायम? इसमें ना आपका कुछ अपब्रिंगिंग काम करता है। अगर अपने आप को आप बहुत ग्रीडी ना करो, एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि दूसरे क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र ना दो। दूसरों क्या काम कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हम उस पर बिजी हो जाते हैं ना, अपने माइंड को बिजी कर देते हैं। उसमें नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ, ये मेरा उसूल है। दूसरी बात है पैसे के पीछे नहीं भागना। ओनली मनी नो। कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी अंदर होना चाहिए। सोशल लाइबिलिटीज़ थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसे मेरा एक स्कूल है अनाथ बच्चे लोगों का, आपको मालूम होगा, कुमार सानू विद्या निकेतन। वहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं एंड मुफ्त में। मैं जो गाने में से जो कमाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत पैसा उन लोगों के लिए खर्चा करता हूँ। तो थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी सबको होना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज़ होता है उनको एक्चुअली सोशल लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा करना चाहिए। आई थिंक निभाना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको सबसे पहले तो खुश रखते हैं, और अगर आप खुश होंगे तो आप हर चीज़ जो आप करना चाहोगे वो आप कर पाओगे। बिल्कुल। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपके पीछे काम होना चाहिए, तब जाके आप खुश रहोगे एंड आप चेयरफुल रहोगे।
अब हमेशा आप लगोगे कि भाई हाँ ये आदमी, तो वो चीज़ बहुत मायने रखता है। तो दैट इज़ वो आता है अपब्रिंगिंग, मेनली अपब्रिंगिंग से वो आता है। एंड आई थिंक मेरे में, मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत है मेरे में। फिटनेस की बात सब करते हैं, गले की रियाज की आवाज़, मतलब रियाज की बात, एक्सरसाइजेस, वोकल कॉर्ड्स, लेकिन आप फिट भी उतने ही दिखते हैं दादा। तो ये इसके पीछे का क्या नुस्खा है, क्या राज है? नहीं, मोटापा जब बढ़ जाता है तब दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि भाई हाँफना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अगर अपने आप को फिट रखना है तो थोड़ा सा, अभी देखो इतने सालों से बहुत खाया, तो मैं बोला कि अभी इस समय कम खाएंगे, खाना कट कर देंगे। और हमारे हिस्से का खाना मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया पहले ही, उसकी वजह से वेट पुट ऑन कर लिया था। तो अब हम उसको कट कर देंगे। बोले हमने तो खा लिया पहले। हाँ, अभी तो क्या है कि अब जहाँ 12 रसगुल्ला खाते थे, तो 12 करके तो हमारे आगे का साल का बहुत सारा हमने खा लिया पहले। रसगुल्ला एक टाइम पर? एक टाइम पे। इसको कुछ भी नहीं है, रसगुल्ला मतलब बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का नहीं। तो ऐसा खाया, तो अभी क्या, अभी रसगुल्ला देख के प्रणाम करता हूँ, बोलते हैं अभी नहीं खाना है, आप हमारा हिस्से का रसगुल्ला हमने खा लिया ऑलरेडी। तो शायद दोस्त लोग ये बहस भी करते होंगे, इतने रसगुल्ले जा रहे हैं तो आवाज़ तो मीठी होनी है। खाली रसगुल्ले नहीं, मच्छी मटन बाबा, उफ, कौन सा साइड से अब हम छोड़े। बात वही है, तला हुआ भुना हुआ, तला हुआ तो आज भी पसंद है, लेकिन मैं ये सब चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। अभी क्या 2 रोटी पे आ गया। पहले मेरी मामी ने मेरे को छुप के पैसा देते थे, 10 पैसे, एक सिक्का, चवानी, जाके मिठाई की दुकान में मिठाई खा के आ, क्योंकि हम लोग गरीब थे बहुत, तो उनको लगता था कि भाई एक मिठाई खा के आएगा तो उनको खुशी होती थी। पैसे के लिए खा नहीं सकते थे। आज बाकी सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते। तो एक इंसान का एक समय ऐसा आता है हमेशा, हर सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में मेरे को लगता है कि ये सेम होगा कि पहले बहुत खाने के लिए तरसा, और अभी खाना इतना है कि अब खाने के लिए, ना खाने के लिए तरसते हैं, नहीं खाएंगे। तो हमने भी वो कंट्रोल किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट को कंट्रोल में रखा। कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ठीक रहे, कम से कम बूढ़ा उम्र में जैसे घुटने पे ना चलना पड़े। मतलब आज से 50 साल बाद में? करीब इच्छा तो ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं, आई डोंट नो। इच्छा तो 50-60 साल की है मेरा, कुछ एक रिकॉर्ड तोड़ना है मेरे को, लेकिन क्या करें, उसमें भी एक रिकॉर्ड तोड़ना है। तो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। एजुकेशन का जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी बातों में झलकता है। एजुकेशन को आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। बहुत ही ज़्यादा। ऐसा क्यों? मतलब एक होती है शोहरत, एक होती है पॉपुलैरिटी, फेम, वो सब आपके पास है, फिर भी आप एम्फसाइज करते हो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। या व्हाई? मैं इसलिए करता हूँ कि देखो, मेरे लिए मेरे जो थिंकिंग है, मेरा जो, मैं जो कुछ भी सीखा इतना दुनिया घूम के, उसमें मैंने एक ही चीज़ देखा कि गरीबी इज़ नॉट द क्राइटेरिया इन आवर कंट्री। ये जो लोग बोलते हैं ना, गरीबी हटाओ, गरीबी कराओ, गरीबी हमारे देश में बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है शिक्षा। हमारे शिक्षा के वजह से अभी जो कुछ भी क्राइम हो रहा है, जो कुछ भी गरीबी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसके पीछे एक ही कारण है, दैट इज़ शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन अगर आपका ठीक रहे तो पहली बात तो यह है कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप 4 बार सोचोगे, क्योंकि सोचने का क्षमता आपके अंदर होगा जब एजुकेशन पेट में होगा। बिल्कुल। तो आप 5 बार सोचोगे, 4 बार सोचोगे, भाई ये काम करने से पहले मैं करूं या ना करूं, ना ये करने से क्या होगा आगे, ये सोचने का। तो एजुकेशन आपको रोकता है कोई क्राइम करने के लिए या कोई खराब कुछ भी करने के लिए, आपको रोकता है। पहले एजुकेशन ही रोकता है। दूसरी बात है, अगर एजुकेशन पेट में रहेगा तो कामकाज तो आप कर ही लोगे, है ना। एक चीज़ मैंने देखा कि जो रास्ते में ठेले वाला, रिक्शा वाला, इनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, भिखारी जो है अपने बच्चे को भिखारी ही बनाते हैं, या तो भाड़े के बच्चे लेके आके उसको भिखारी बनाते हैं। लेकिन क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि गरीबी द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। गरीबी द्वारा लोग बोलते हैं कि खेत खमर के लोग जो बोलता है कि अरे क्या स्कूल में पढ़ाएंगे यार, वो बहुत पैसा लगता है, उतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो गरीबी द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा द्वारा गरीबी को हटा सकते हैं। वाह, बिल्कुल। ये मैंने सीखा कि शिक्षा द्वारा गरीबी को हटा सकता है। अगर आप कुछ गरीब को अगर पढ़ा दिया, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करा दिया आपने खर्चे से, तो आप सोशल सर्विस आपने किया कुछ। बिल्कुल। मतलब आपने कोशिश किया कि उस लड़के का इन फ्यूचर में वो कुछ काम करके कुछ अपने लाइफ को सेटल करे। तो मेरे ख्याल में शिक्षा इज़ द मेन क्राइटेरिया इन आवर कंट्री। एजुकेशन, गरीबी इज़ नॉट द क्राइटेरिया। बोगस बात है ये। गरीबी हमारे देश में कोई भी गरीब ऐसा नहीं है जिसको खाना नहीं मिलता है, बिना खाए 12 दिन उपवास करके मर गया, ऐसा आज आप एक भी नहीं दिखा सकते, ना आप बता सकते हो। ये कंप्लीटली बकवास बात है। जितना भी गरीब होए कुछ ना कुछ करके वो खा ही लेते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। 400 बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये। दादा बताएं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉज है सिर्फ, या कहीं ना कहीं आपके जहन में मेरा स्पिरिचुअलिटी भी है? नहीं, स्पिरिचुअलिटी कर्म का भी हिसाब है? नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, हमारे बचपन का भी इसमें किस्सा जुड़े हुए हैं कि हम बचपन में पढ़ नहीं पाए, स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाया। एकदम पेती स्कूल में मेरे डैडी ने दिया था, जो पाती स्कूल होता है ना गांव खेड़े में, तो ऐसे स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें क्या पढ़ाई होता था, क्या खेल होता था, क्या कुछ मालूम ही नहीं चलता था, जो भी है होए। तो उस तरह से पढ़ाई, तो पिताजी को अभी ऐसा लगता है कि पिताजी क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ गरीबी की वजह से हमने पढ़ाई नहीं कर पाया। तो ऐसे तो बहुत सारे गरीब होंगे जो पढ़ाई करने का इच्छा रखता हो लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उसको हम थोड़ा सा हेल्प कर दे तो अच्छा है ना। और आप वैसे भी इंस्पिरेशन है, इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने आर्ट के जरिए, म्यूजिक के जरिए। तो उस मुकाम पर रहना, एक as a सुकून, गुरु, as a गुरु। एक सुकून मिलता है। हाँ। एक सुकून मिलता है कि चलो कुछ लोग हमारे वजह से पढ़ रहे हैं। एक सुकून मिलता है कि भाई हमने कुछ ना हो थोड़ा बहुत तो देश के लिए किया। एक देश प्रेम भी होता है ना इसमें, तो देश के लिए किया। तो ये छोटा छोटा जो चीज़ें हैं ये झलकता है, और ये मेरा दिमाग में यही चलता है कि चलो, जैसे कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो साइड से एक भिखारी है कि साहब, तो मैं एक 500 का नोट उसके हाथ में दे के देखता हूँ कि उसका मुंह का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो दीज आर द थिंग्स। मेरा थोड़ा पागलपन है ऐसा कि मैं उसके हाथ में एक 500 का नोट दिया तो पहले वो 500 का नोट लेके पहले 2 बार 3 बार उल्टा पाल्टा के देखते हैं कि ये सही है क्या, नकली दे दिया। उल्टा पाल्टा के 2 बार देख के जो दौड़ लगाते हैं ना, वहाँ से दूसरे को बताने जाते हैं या तो कुछ करने जाते हैं, कुछ तो करने जाते हैं, ऐसा खुशी से दौड़ता है ना वहाँ पे, और वो भीख नहीं मांगते उसी समय, क्योंकि 500 का नोट हाथ में दे दिया ना। ऐसे मैं 1000 का नोट दिया, 2000 का नोट दिया, मैं उनका जो एक्सप्रेशन है ना उसको मैं परखना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं उसके बाद। तो ये बड़ा मज़ा आता है देख के कि भाई देखो, तो है थोड़ा सा। आप इतने वर्ल्ड ओवर घूमते हो, आपका कॉन्सर्ट है अभी मुंबई में भी होने वाला है। कैसे देखते हैं बॉलीवुड को, कैसे इवॉल्व हो रहा है, भारत देश को कैसे देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखो, एक चीज़ है, हम विदेशों में घूमते हैं, हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं। हमने देखा कि भारत का जो मान है वो मान कई गुना ऊंचा हो गया अभी। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट टाइम जब देखा कि लंदन में, अमेरिका में, ये सब जगह पे जो एयरपोर्ट में एक्सचेंज रहता है ना, एक्सचेंज में INR, ये जब मैंने पहले देखा तो मेरे को लगा अरे यार इंडिया तो कुछ किया। पहले INR का जगह ही नहीं था वहाँ पे। ये सब अमेरिकन डॉलर से लेके, यूरो से लेके, दुनिया भर का सब पाउंड स्टार्लिंग से लेके सब कुछ येन तक था, लेकिन इंडियन करेंसी कहीं नहीं था। तो अभी बड़ा गर्व महसूस होता है कि पृथ्वी के कोई भी कंट्री में चला जाऊँ ना, INR का एक रहता ही है टेलीफोन एक्सचेंज में। तो ये बहुत बड़ी बात है। खाली ये नहीं, एक फीलिंग्स में थोड़ा सा जो विदेश के लोगों का, जो गोरे लोग बोले या काले लोग बोले, इन लोगों का जो एक फीलिंग्स था ना, इंडियन थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, एक अछूत किस्म के, टोटली चेंज्ड। इंडियन, अरे
हाउ आर यू नो आई नो बॉम्बे, आई नो दिल्ली, ऐसा करके बोलते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है कि ये पहले तो ये सब बातें करते ही नहीं थे। कहाँ से आए? इंडिया से। हाँ, क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ किस लिए आए, ये सब क्वेश्चन करते थे। अभी क्या वो लोग का नज़रिया चेंज हो गया। और ये साफ पता चलता है जब हम इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं या जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई दुकान में जाते हैं, तो ये कुछ तो बदलाव तो हुआ। इकोनॉमी के साथ बॉलीवुड का कितना हाथ है इसमें, इस बदलाव में? आई डोंट थिंक बॉलीवुड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इस मामले में। Really? क्योंकि बॉलीवुड पहले भी था, आज से 25 साल 50 साल पहले भी था, आज भी है। इन्फ्लुएंस से इसमें बॉलीवुड का मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, लोग गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, और क्या करेंगे। अभी समझ लीजिए यहाँ पे कोई एक बड़ा हीरो जाके अमेरिका में कोई कुछ बदलाव तो कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये गाना सुनना और एक्टिंग देखना ये यहाँ तक ही सीमित है। ये पहले भी था, आज से 60 साल पहले भी था, आज भी है। कुछ हीरो को जानते हैं लोग, जानने लगे क्योंकि वो इंग्लिश फिल्मों में आ रहे हैं। हीरोइन हीरो कुछ जानने लगे, बस ठीक है। इंडिया से एक एक्टर आया, वो तो पहले भी था, ऐसा पहले भी हुआ करता था। सत्यजीत राय का फिल्म होता था उस समय भी। तो जो भी है, ये जो है ना, पॉलिटिकली आई थिंक हमारे देश को बहुत आगे निकल पड़े। एज एन आर्टिस्ट ये कितना ऊर्जा देता है, कितना ये बताता है कि अब मुझे और भी काम करना है, बिकॉज इंडिया इज सीन इन अ सर्टेन वे। हमारा फैलाव हो रहा है, बॉलीवुड का क्रेज भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। आपने तो बता ही दिया सारा। बहुत अच्छा। तो और हमारे इंडिया बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमको और करना है, बस। ये तो डेफिनेटली ना, नेचुरली हम जब बाहर जाके देखते हैं कि हमारे देश के लिए सब तालियां बजा रहे हैं, हमारे देश के लिए नाम से लोग थोड़ा रिस्पेक्टफुली देखते हैं जी। तब बड़ा गर्व महसूस होता है कि भाई नहीं, ठीक है, हम उस देश के वासी हैं। उस देश के। और माध्यम भी तो बदल रहे हैं दादा, आपके पास अभी यूट्यूब भी है, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, बैड गुड बोथ साइड है। उसमें यूट्यूब बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें बैड गुड बोथ साइड है। लेकिन है हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश को नीचे डुबाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो देश को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो भला मंदा मिला के सब है, मंद भालो जो बोलता है ना, वो सब मिला के है, दोनों तरफ का ही लोग है, पक्ष विपक्ष सब कुछ है। लेकिन क्या है कि उन लोगों को टॉलरेट हम नहीं कर सकते हैं जो देश के अगेंस्ट में कोई भी बात करे या देश को नीचा दिखाए। ऐसा लोगों को देश को माने बॉयकॉट कर देना चाहिए। नया दौर, ये नए प्लेटफॉर्म, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, OTT कितना एक्साइट करता है आपको? फिल्म, वेब सीरीज बहुत ही अच्छा है। OTT एक देखो, टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये OTT के वजह से छोटे छोटे फिल्म जो है आजकल बहुत अच्छा मार्केट कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि ये जो एक मोनोपोली था ना, कि चंद कंपनी, चंद प्रोड्यूसर कंपनी, चंद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये लोग ही अपना पिक्चर खरीदेंगे और बाकी छोटे मोटे में हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया कि छोटा OTT पे छोटा मूवी जो बनाया, स्टोरी अच्छा है, गाना अच्छा है, वो भी OTT पे जाके अपना डंका पीट सकते हैं। उसका पिक्चर भी चल जा रहा है, उसका पिक्चर भी अच्छा रिजल्ट कर रहा है। तो एक बहुत सारा साइड ओपन हो गया टेक्नोलॉजी के द्वारा। But this is very good for us, very good for everybody. Totally. For our film industry, it's very good for technology. Also because of this medium, outsiders also get chance. You were a complete outsider when you came here. And still, nepotism का इतना debate चलता है, तो कैसे देखते हैं? ये बकवास बात है। Nepotism is totally बकवास बातें हैं। I never support this kind of word. Nepotism, what is that? आप अपना बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ाओगे, डॉक्टर बनाओगे, ये क्या आपका नेपोटिज्म हो गया? ये जो कैमरामैन है हमारे सामने खड़े हैं, ये तो चाहेगा कि हमारे बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, बेटा है ना बेटा? तो ये नेपोटिज्म हो गया। इसको नेपोटिज्म आप कैसे कह सकते हो? आपका बच्चा अगर दोनों आंख से अंधा है और आप उसको आंख वाला कोई काम दे रहे हो, वो अन्याय है। उसको उसी तरह के काम दो, उस तरह के काम दो। तो जैसे कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े बाप है, बड़े बड़े माएँ हैं, बड़ी बड़ी माएँ हैं, तो ये अपना बेटी को और या बेटा को अगर वो कुछ करना चाहे कि हमारे बेटे को हम लॉन्च करें, भाई करे,
इसमें नेपोटिज्म का क्या बात है? आई डोंट थिंक, टोटली तर्कलेस बात है, क्योंकि हर माँ बाप चाहेगा अपना बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ ना बनाने का, या तो एक्टर बनाने का, या कुछ सिंगर बनाने का सोच ही सकते हैं। ये माँ बाप की आज़ादी है, अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, तो नेपोटिज्म नहीं होता है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। नेपोटिज्म एक हवा उठता है ना, कभी भी एक हवा उठता है कि ये चीज़ लेके बड़ा चर्चा हो रहा है, उसको चर्चे में रख के उसको थोड़ा सा और फेमस कर देता है, नेपोटिज्म। कितने लोग जानते नहीं है नेपोटिज्म के माने क्या है, उसका मायने क्या है। आधे क्या पौना लोगों को मालूम नहीं है कि नेपोटिज्म का मायने क्या होता है। हाँ, वो बाप ने बेटे के लिए कर दिया, ये अच्छा नहीं है यार। तुम्हारा बेटे के लिए नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल। तुम बड़ा मुदी किराने का दुकान खोल के बैठा हो, उसमें बेटे को लेके आके बिठा रहा है, तो नेपोटिज्म नहीं है? बिल्कुल। बेटे तू जरा हिसाब देख लेना, नेपोटिज्म नहीं है? व्हाट इज दिस? इट्स टोटली रॉन्ग, तर्कलेस है, बेवकूफ़ वाली बात है। मुझे आपसे ज़्यादा सोल्यूशन चाहिए। इतने सालों से सिंगिंग, आप लेजेंड हैं, नए माध्यम है, रियलिटी शोज है, कहीं ना कहीं एक परफेक्ट बैलेंस मिडवे आप साधना चाहोगे तो कैसे करोगे? एक है ओल्ड स्कूल का सिंगिंग जहाँ पर क्लासिकल गुरुकुल की पद्धत है, और दूसरा है ये रियलिटी शोज, जैज एंड पॉप। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इधर बैलेंस होना चाहिए रियलिटी शोज को लेकर, कि कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारा जो संगीत है वो रहना चाहिए, नॉट जस्ट बीइंग द कॉपी ऑफ वेस्ट। नहीं, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि धोती पहन के पॉप गाना नहीं गा सकते। बिल्कुल गा सकते हैं। हो गया ना परंपरा, एक संस्कार भी हो गया, वेस्टर्न भी हो गया। अब धोती पजामा पहन के पॉप गाओ जी, आप संस्कार को रख के गा रहे हो। तो आई थिंक कि ये संस्कार वाली जो बातें हैं, ये डेफिनेटली हमारे इंडियन लोगों के लिए, खाली इंडिया नहीं, इंडिया से ये बाहर फैलना भी चाहिए। हमारे संस्कार क्या है, हमको फैलाना चाहिए ये बात। कुछ भी काम करने जाओ, अपना बेसिक परंपरा, बेसिक संस्कार, बेसिक जो मूल, जो हमारे मूल भारत का जो मूल है, मूल चीज़ को रख के आप उसके ऊपर कुछ भी एक एडप्ट कर सकते हो। क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही कर रहा है, वो अपना पॉप जैज को छोड़ नहीं रहा, लेकिन इंडियन क्लासिकल भी वो ले रहे हैं, क्योंकि उसको अपना चीज़ को रख रहा है, अपना चीज़ को भरपूर संरक्षण कर रहा है। हम हमारे चीज़ को संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्लासिकल भूल के हम पहले पॉप में छलांग लगा रहे हैं। नो, आप क्लासिकल सीखो, आप बेसिक क्लासिकल सीखो, अब बेसिक चीज़ को सीखो, उसके बाद आप साथ में एडप्ट करो, क्योंकि उनका अच्छा ही है ना, तो अच्छाई को एडप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आपके अंदर अगर कोई अच्छा ही हो तो उसको एडप्ट करने में हमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं होना चाहिए, है ना। आपने अगर समझ लो बाल ऐसा ऊंचा करके काट लिया, तो हम देख के बोलेंगे नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं जी। अगर अच्छा सा बाल रखा आपने, वो देख के मेरे को बोला नहीं मेरे को ऐसा काट चाहिए यार, ऐसा कट चाहिए यार, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका शक्ल बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। तो ये दिस इज नॉट बुरा, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये होना ही चाहिए इंसान के अंदर। तो वही बात है कि आप अपना बेसिक चीज़ को रख के अगर वेस्टर्नाइज कुछ एडप्ट करना चाहते हो, या पॉप जैज जो बोल रहा है ये सब जो एडप्ट करना चाहते हो, तो दिस नॉट बुरा, बहुत अच्छा है अगर आप बेसिक चीज़ को रखें। बेसिक चीज़ को भुलाने का नहीं, हमारे कहने का मतलब है बेसिक को भुलाओ मत। परंपरा जो है, बेसिक जो है, उसको भुलाओ मत, उसके साथ तुम जोड़ो, उसके 50 चीज़ और तुम जोड़ो उसमें, लेकिन उसको भुलाओ मत, है ना। अगर पैर ही नहीं होगा तो माथे पे चांदी का सोने का टोपी पहन के हमको क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो बेसिक चीज़ को रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप द बेसिक थिंग एकदम प्रिजर्व्ड। बेसिक थिंग अपना प्रिजर्व्ड हो गया, अब ऊपर से तुम क्या लगाओगे, चलाओ, ब्रोच लगाओ, टोपी लगाओ, चश्मा लगाओ, कोई बात नहीं। रूट्स हैव टू बी सॉलिड। यस, दैट इज द मेन थिंग। ये लोगों को समझना पड़ेगा। इतनी वर्सेटैलिटी आपकी, मिस्टर बच्चन से लेकर आयुष्मान खुराना तक, रणवीर सिंह तक, ये अभी वर्सेटैलिटी तो आवाज में राजकुमार राव तक तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है दादा? नहीं, हाँ, देखो, एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बात गलत है। वॉइस कभी बूढ़ा नहीं होता।
ये बात ना टोटली गलत है। वॉइस कभी बुरा नहीं होता, वॉइस कभी ओल्ड एज नहीं होता है, वॉइस वॉइस ही रहता है। आपका शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, पहले अपने आप को कैसा फिट रखते हो, अपने आप को कितना स्वस्थ रखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वॉइस। एंड आपका वॉइस बुढ़ापे में जाके आपका वॉइस अगर हिलता है, इसका मतलब आपका टिश्यूज में गलती है, वॉइस में गलती नहीं है। आपका जो वोकल कॉर्ड्स है वो वीक हो गया, मतलब आपका मसल, आपका पेशीज जो है जो वो सब आपका कमज़ोर हुआ, उसकी वजह से आपका गला हिल रहा है। लेकिन आपका वोकल नहीं मरता, वोकल आपका वही रहेगा। अगर आपने आपको फिट रखते हो, आपका नस पक्का एकदम सॉलिड है, तो आपका वॉइस भी वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा मानना है, मेरा थिंकिंग है। डॉक्टर लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग का फीलिंग अलग होगा, हमारे फीलिंग्स ऐसा है। दादा मेरा लास्ट क्वेश्चन, बोलो। आपने इतने दिलों पर, करोड़ों दिलों पर राज किया है आपके सिंगिंग के जरिए। हमारे जैसे जो मॉर्टल सोल होते हैं वो तो बाकायदा बाथरूम में ही गा पाते हैं। क्या आप बाथरूम में गाते हो? कभी कभार गा लेता हूँ। ओके। ऐसा नहीं कि कभी कभार ना मन बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तब एक आध छोटा छोटा टुकड़ा गा लेता हूँ बाथरूम में। और रोमांटिक मूड में हो तो एक आध गीत जो आपके जहन में आता है, जब किंग ऑफ मेलोडी, किंग ऑफ रोमांटिक सॉन्ग कोई गीत गाए तो वो कौन सा गीत होता है? अच्छा, इस उम्र में तू मेरे को खराब करेगा क्या? बिल्कुल। अभी बोलता है रोमांटिक मूड में जब आते हो। रोमांटिक मूड में क्यों आऊँ मैं? इस उम्र में क्यों आऊँ? अभी जो रोमांस मैंने कर लिया उसको मैं रिपीट करता हूँ गाने के जरिए। रोमांस इज फॉरएवर। नॉट फिजिकली, मैं बोल रहा हूँ वोकली। रोमांस को क्रिएट करता हूँ एंड वोकली उसको मैं खूब मजा लेता हूँ उसका। तो जाते जाते एक अगर हो पाए तो बताओ, तुम्हारे कौन सा रोमांटिक गाना बहुत ज्यादा पसंद है? आपका फेवरेट हमारा फेवरेट तो एक ही गाना सब जगह पे बोलेंगे। हर कोई आके पूछता है आपका फेवरेट, और मैं एक ही गाना लास्ट पिछले 24 साल से गा रहा हूँ। कुछ अलग गाना जो कभी तो कभार आपके जहन में आता है और वो अचानक से आ जाता है और मैजिक हो जाता है। ये तुम्हारे मन में आना चाहिए था कि सानुदा से आज ये गाना सुनेंगे, हमारा बहुत मन कर रहा है। मेरा तो मन जब आपको देखता हूँ तो वही करता है। कौन? तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो ठीक है, मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम गा देता हूँ तुम्हारे लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। Wow, he transports us to another world. और ये ऐसी मैजिक बरकरार रहे। So many trophies already. Thank you. We need more walls to put up the trophies, and we need more years for you to sing. Thank you. 50 at least. We're still counting. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.